आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो ये साबित करती है कि सिर्फ समस्याओं का रोना रोने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हम जमीन पर उतरकर उन समस्याओं का कोई पक्का और असली समाधान ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में अपनी किताबें तक ठीक से नहीं पढ़ पाता, क्या वो बड़ा होकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकता है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सोनम वांगचुक की जिंदगी का सबसे बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास यही है। एक ऐसा छात्र जिसे बचपन में कमजोर मानकर खारिज कर दिया गया था, वही आगे चलकर ग्लोबल एजुकेशन और क्लाइमेट एक्टिविज्म का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, एक कमजोर छात्र की कहानी। अब अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो उनके इस सफर की शुरुआत होती है 1966 में, लद्दाख के एक बहुत ही बर्फीले और दूर दराज गांव अलची में। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन पर कमजोर या कहिए वीक स्टूडेंट का ठप्पा लगा दिया गया। और जानते हैं क्यों? सिर्फ भाषा की रुकावटों की वजह से। सिस्टम की इस नाकामी के चलते उन्हें बचपन में ही अपने परिवार से दूर एक नए शहर भेज दिया गया ताकि उन्हें ढंग की शिक्षा मिल सके। खैर, उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत के दम पर वो श्रीनगर के NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लद्दाख के उन जमे हुए पहाड़ों से लेकर NIT तक का ये सफर सच में उनके जबरदस्त संकल्प को दिखाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है जो हमें असल प्रॉब्लम समझाती है। जब हम उस वक्त के पारंपरिक स्कूल सिस्टम को सोनम की असली जिंदगी से कंपेयर करते हैं तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। स्कूल में क्या हो रहा था? सारी पढ़ाई उर्दू में, नतीजा सिर्फ अंधाधुंध रट्टा मारना और बच्चों का भारी संख्या में फेल होना। और दूसरी तरफ सोनम घर में लद्दाखी बोलते थे, उन्हें अपनी ही किताबों का एक सिंगल वर्ड समझ नहीं आता था। तो पॉइंट यह है कि वो कमजोर स्टूडेंट थे ही नहीं, बल्कि वो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अंदर से टूटा हुआ था, क्योंकि उसका बच्चों की अपनी नेटिव भाषा से कोई लेना देना ही नहीं था। इसी कड़वे तजुर्बे ने उनके दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ दिया, क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबों को तोते की तरह रटना है, या बच्चों को सच में कुछ समझाना भी जरूरी है? इस एक सवाल ने उनके पूरे जिंदगी के मिशन की नींव रख दी। यहीं पर उन्हें यह समझ आ गया था कि अगर सिस्टम गलत है तो इंसान को खुद को बदलने के बजाय उस सिस्टम को ही बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं भाग 2 पर, सेकमॉल यानी शिक्षा की एक नई दिशा। अब जरा सोचिए, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है, कोई भी आराम से एक बढ़िया कॉर्पोरेट नौकरी चुन लेता है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो वापस लद्दाख लौट गए, उसी सिस्टम को ठीक करने जिसने कभी उन्हें फेलियर का टैग दिया था। उन्होंने SECMOL यानी द स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। उन्होंने सीधे गांव वालों और टीचर से बात करके एक ऐसा माहौल बनाया जहां वो बच्चे जिन्हें पुराने सिस्टम ने फेल मानकर बाहर कर दिया था, वो आखिरकार खुलकर अपनी काबिलियत दिखा सकें। अगर हम इन दोनों अप्रोच को आमने सामने रखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि SEMOL ने एजुकेशन को कैसे पलट कर रख दिया। एक तरफ वो पुराना तरीका था जहां सिर्फ किताबें रटाई जाती थी, जो असल जिंदगी से कोसों दूर था, और दूसरी तरफ SEMOL का तरीका एकदम प्रैक्टिकल। इसमें बच्चों को लाइफ स्किल सिखाई जाती थी, जैसे खेती करना, सोलर पावर जनरेट करना, मशीनें बनाना और असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाना। इस अप्रोच ने पढ़ाई को एक बोझ से बदलकर जिंदगी जीने की कला बना दिया, और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों का खोया हुआ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वापस लौटाया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, 3 इडियट्स और उसके पीछे की असली प्रेरणा। ये उनकी कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां उनके इस शानदार काम ने रातों रात पूरे देश का ध्यान खींच लिया। साल था 2009। ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई। इस फिल्म का वो मशहूर किरदार याद है, फुनसुक वांगडू? वो किरदार काफी हद तक सोनम वांगचुक की इसी आउट ऑफ द बॉक्स सोच और एजुकेशन के उनके इसी यूनिक तरीके से इंस्पायर्ड था। अब जाहिर है, फिल्म हिट हुई तो वो भी बहुत फेमस हो गए। हजारों टूरिस्ट उन्हें देखने लद्दाख पहुंचने लगे। लेकिन इस कोड को देखिए, उनका फोकस बिल्कुल नहीं भटका। उनका कहना था, अगर लोग मुझे देखने आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ से एक नया आइडिया लेकर वापस जाएं तो वो बहुत बेटर होगा। इतनी शोहरत मिलने के बाद भी वो हमेशा यही चाहते थे कि लोग सिर्फ उन्हें ना देखें, बल्कि उनके काम से कुछ सीखें और उन प्रैक्टिकल आइडियाज को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। और यही हमें ले आता है भाग 4 पर, बर्फ से पानी यानी आइस स्टूप का कांसेप्ट। एजुकेशन सिस्टम को तो उन्होंने सही दिशा दे दी, लेकिन इसके बाद उनका सामना लद्दाख के एक और बहुत बड़े और खतरनाक चैलेंज से हुआ, पानी का संकट। अब इस सिचुएशन के कॉन्ट्रास्ट को देखिए, सर्दियों में लद्दाख का तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है, नदियां जम जाती हैं, मतलब पानी तो बहुत है लेकिन सब जमा हुआ जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ गर्मियों में जब किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ग्लेशियर पिघलने में बहुत वक्त लगाते हैं, पानी की भारी कमी हो जाती है और किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ने उनके सबसे मशहूर इन्वेंशन का रास्ता तैयार किया। तो आइए देखते हैं कि आइस स्तूप काम कैसे करता है। ये जितना ब्रिलियंट है उतना ही सिंपल भी। स्टेप 1, एकदम जमा देने वाली सर्दियों में पानी को पाइप्स के जरिए ऊपर की तरफ लाया जाता है। स्टेप 2, उस पानी को खुली हवा में किसी फव्वारे की तरह स्प्रे किया जाता है। स्टेप 3, क्योंकि बाहर की हवा में कड़ाके की ठंड है, वो पानी हवा में ही एक बहुत बड़े शंक्वाकार यानी एक कोन के शेप में तुरंत जम जाता है। और फाइनली स्टेप 4, जब गर्मियां आती हैं तो बर्फ का ये विशाल कोन बहुत धीरे धीरे पिघलता है और किसानों को उनकी खेती के लिए लगातार पानी मिलता रहता है ना? कमाल का आइडिया। सच कहें तो असली इनोवेशन के लिए हमेशा किसी बहुत महंगी या हाई-फाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी लोकल नॉलेज और बेसिक साइंस मिलकर सच में चमत्कार कर सकते हैं। इस आइस स्तूप के सुपर हिट होने पर उन्हें दुनिया भर से बड़े-बड़े अवार्ड्स मिले, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके लिए असल मेडल या सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो हमेशा यही रहा कि किसी किसान की फसल बर्बाद होने से बच गई। अब रुक करते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 की ओर, लद्दाख की बुलंद आवाज। लोकल लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ उनका दायरा और बड़ा होता गया। उन्होंने हिमालय के इस बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए आवाज उठानी शुरू की। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी ने उन्हें हमेशा ड्राइव किया है, प्रकृति हमारी विरासत नहीं है, बल्कि ये वो धार है जो हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से लिया है। इसी गहरी सोच ने उन्हें लद्दाख में तेजी से हो रहे विकास, क्लाइमेट चेंज और खत्म हो रहे नेचुरल रिसोर्सेज के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी। अगर हम ध्यान दें कि उन्होंने अपना मैसेज कैसे फैलाया, तो देखेंगे कि उन्होंने बिना किसी हिंसा या टकराव की अपनी बात रखी। स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस फैलाना, ऐसे विकास की मांग करना जो प्रकृति के साथ बैलेंस में हो, लोगों का ध्यान खींचने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से उपवास करना और पूरे देश में बातचीत शुरू करने के लिए सोशल मीडिया का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। इन सभी चीजों के जरिए उन्होंने न सिर्फ युवाओं को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए इंस्पायर किया, बल्कि पर्यावरण बचाने के मुद्दे को पूरे नेशनल डिबेट के सेंटर में ला खड़ा किया। उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी बस इस एक सिंपल सी बात पर टिकी है, अगर आपको किसी बात या किसी समस्या से शिकायत है तो सिर्फ शिकायत करते मत बैठिए, उसका कोई हल, कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। उनकी ये पूरी जर्नी ये साबित करती है कि एक हमेशा सीखते रहने वाला इंसान, एक टीचर, एक इंजीनियर सिर्फ फेलियर्स का रोना रोने के बजाय अगर सॉल्यूशंस बनाने पर फोकस करे तो वो पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, हमारे अपने आसपास के माहौल या सोसाइटी में ऐसा कौन सा टूटा हुआ सिस्टम है जिसकी शिकायत करना हम आज ही बंद कर सकते हैं और उसे बदलने के लिए एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं? सोनम वांगचुक की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और हो सकता है कि कल का सबसे बड़ा सॉल्यूशन किसी ऐसे इंसान के दिमाग से निकले जो आज खुद को बिल्कुल साधारण समझता हो। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।